Hello, student. This is Pankaj Dhiman. I hope you are all well at home. Today, we are going to start our next topic of jurisprudence. I hope my previous lecture is well for you. It provides some basic knowledge of the jurisprudence. तो आज हम इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि jurisprudence का हमारे बाकी सोशल साइंस के साथ क्या रिलेशन है। तो जो हमारे पास बाकी जितने भी सामाजिक विज्ञान है उनका ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ क्या रिलेशन है, हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, तब आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस मैंने आपको बताया था, ये एक लैटिन टर्म है ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, और ये दो वर्ड को मिल के बना हुआ है, ज्यूरिस एंड प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब होता है कानून और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो जब आप कानून की नॉलेज लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, जिसको हम न्याय शास्त्र भी बोल सकते हैं। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस को आपने समझा कि जब आप होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लीगल सिस्टम को, कानून को, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, सिस्टम को पढ़ते हैं, तो हम उसको ही क्या बोलते हैं, न्याय शास्त्र जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप किसी भी कानून के जो रूल ऑफ लॉ होते हैं, जो भी विधि का शासन होता है, या फिर जितने भी कानून के जो अधिक प्रोविजंस होते हैं, प्रावधान होते हैं, जब उनको आप स्टडी करते हैं तो वही क्या बन जाता है, आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस बन जाता है। तो अब आपके पास आपने डिफरेंट डिफरेंट, देखिए हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हिंदी में भी बता सकूँ। हम शुरू से ही इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद में आपको जो है सारी चीज़ें जो है हिंदी में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी ठीक रहे। और आपकी जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले ये करें कि आप अपनी बुक जो है अपने पास ही रखें, और जो भी एक तो आपका एक फ़ायदा, आप हिंदी में लिखिए, लेकिन आपके इंग्लिश में भी वो जो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है वो क्लियर होती जाती है। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस को इंग्लिश में हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाकी अदर जितने भी लीगल टर्मिनोलॉजी होगी उसको हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हिंदी वालों को इंग्लिश का, इंग्लिश वालों को हिंदी का जो है उन बेसिक लीगल टर्मिनोलॉजी जो है, शब्दावली जो होती है, कानून की जो शब्दावली होती है, वो दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में समझ में आती रहे। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने फिर आपने यही देखा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली जो है, जब आप लीगल सिस्टम को, रूल्स को, प्रोविज़न को स्टडी करते हैं, कानून को स्टडी करते हैं, तो हम उसको ही क्या बोलते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कानून जो होते हैं, नॉट ओनली फॉर द कंट्री, एक कंट्री के लिए नहीं, फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी कानून बने, जब आप उनकी उनकी जो है स्टडी करते हैं, तो वो अपने आप में एक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, न्याय शास्त्र जो है बन जाता है। तो इसके बाद आपने कुछ डेफिनेशंस वहाँ पे स्टडी की थी, जैसे हॉलैंड, सालमन की, ऑस्टिन की, कीटन की, ग्रे की। इन सभी डेफिनेशंस में आपने एक चीज़ कॉमन देखी कि सभी ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या माना है, साइंस माना है। किसी ने इसको जो है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव माना है, किसी ने इसको जो है जनरल स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ माना है, और किसी ने इसको प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ माना है। बस इतना थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सभी में इन्होंने साइंस जब उसको हम मान लेते हैं, तो इट मीन्स कि जब आप किसी भी चीज़ की एक सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं और एक पेट मेथड वहाँ पे लगा रहे हैं, और एक यूनिवर्सल डेफिनेशन, एक सार्वभौमिक उसका जो मतलब जो आपके सामने आ जाता है, जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, तो वो अपने आप में साइंस है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को सभी ने क्या माना है, साइंस ही माना है। तो ये ग्रे की डेफिनेशन में आपने देखा, उसमें भी उसको साइंस बोला है। कीटन की डेफिनेशन में भी, हॉलैंड, सालमेंड और ऑस्टिन की डेफिनेशन में आपने देखा कि सभी ने इसको साइंस माना है और पॉजिटिव लॉज को माना है। पॉजिटिव लॉ भी मैंने आपको बताया क्या होता है, जब कोई भी कानून जो होता है कि उस कंट्री के सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी ने, मतलब जहाँ की जो सर्वोच्च राजनीतिक संस्था जो होती है, जब वो कानून बनाती है, तो उसको हम पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। तो हर कंट्री में अपना अपना सिस्टम होता है, कहीं पे लोकतंत्र होता है, कहीं पे तानाशाही होती है, कहीं पे राजतंत्र होता है, कहीं पे प्रेसिडेंशियलशिप होती है। तो सिस्टम कोई भी हो सकता है, जो भी वहाँ पे अथॉरिटी जो वो कानून बनाएगी, तो उसको हम पॉजिटिव लॉ बोलते हैं।
तो ये आपके पास जूरिस्प्रूडेंस है। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा, तो आप 2 3 4 डेफिनेशन बहुत इजी वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जब जूरिस्प्रूडेंस को आप पढ़ते हैं तो उसका बाकी सोशल साइंसेज के साथ क्या लिंक है। व्हाट इज़ द लिंक ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस विद एट द टाइम ऑफ स्टडी ऑफ अदर सोशल साइंसेज। तो हमारे पास और भी सामाजिक विज्ञान हैं, उनका जूरिस्प्रूडेंस के साथ कैसे रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए, जब भी आप किसी कानून को समझते हैं तो आपको जो है उस एरिया की सोशोलॉजी को भी समझना पड़ता है, आपको उस एरिया की साइकोलॉजी को भी समझना पड़ता है, आपको उस एरिया की फ़िलॉसफी को भी समझना पड़ता है, आपको उस एरिया की इकोनॉमिक्स को भी समझना पड़ता है, आपको उस एरिया की साइंस को भी समझना पड़ता है। कैसे? देखिए, जूरिस्प्रूडेंस में आप लॉ की स्टडी करते हैं, और जब आप लॉ की स्टडी करते हैं तो कोई ना कोई आप लॉ बना रहे होते हैं, या लॉ बनाने के लिए आप किसी की स्टडी कर रहे होते हैं। तो लॉ किस पे अप्लाई होगा? समाज पे ही अप्लाई होगा, लोगों पे ही अप्लाई होगा। इसीलिए आपका फर्स्ट रिलेशन क्या बताया गया है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन द जूरिस्प्रूडेंस एंड द सोशोलॉजी। आपका क्वेश्चन यही है कि जूरिस्प्रूडेंस का बाकी सोशल साइंसेज के साथ क्या संबंध है। तो अदर सोशल साइंसेज क्या हैं? सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके अलावा फिलॉसफी, हिस्ट्री या फिर साइंस, ये अदर सोशल साइंसेज हैं, इनके साथ जूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन आपने देखना है। तो देखिए जूरिस्प्रूडेंस, देखिए पाउंड की डेफिनेशन है, इससे क्लियर हो जाता है कि जूरिस्प्रूडेंस का बाकी सभी सोशल साइंसेज के साथ कितना रिलेशन है। पाउंड क्या बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस इज द क्लोजली इंटररिलेटेड विद द एथिक्स। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इतनी परस्पर संबंध रखती है किसके साथ? एथिक्स के साथ, जो आपके सभ्याचार होते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, सोशोलॉजी के साथ, विद थ्रू डिस्टिंक्ट इनफ एज द कोर एंड शुड इनटू ईच अदर, कि वो आपस में इतने ज़्यादा इंटरलेटेड होते हैं और इनको जो है एक दूसरे के को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या है, इस चीज़ का समझ में आ रही है पाउंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जूरिस्प्रूडेंस का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है एथिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, सोशोलॉजी के साथ, और इनको एक दूसरे के साथ से अलग नहीं किया जा सकता है। तो हम अब यहाँ पे समझते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का बाकी सोशल साइंस के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले सोशोलॉजी आती है। तो देखिए, जब आप लॉ की स्टडी कर रहे होते हैं, जूरिस्प्रूडेंस क्या है? लॉ की स्टडी है। लॉ को जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो उसका सोशोलॉजी के साथ बहुत रिलेशन होता है। अब सोशोलॉजी क्या होता है? समाजशास्त्र, क्योंकि वो जो कानून जिसको आप स्टडी कर रहे हैं ये अप्लाई किस पे होना है? लोगों पे होना है, समाज पे ही होना है। तो आपको जिस समाज पे आप उस कानून को अप्लाई कर रहे हैं उस समाज को भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना जूरिस्प्रूडेंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि समाज से ही आपको पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, उनका बिहेव क्या है। अगर अच्छी सिविलाइज सोसाइटी है तो आपको हार्श लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि नॉर्वे, डेनमार्क, ये कंट्री में लोग जो है लॉ ऑबिंग पीपल हैं, ये कानून को मानने वाले हैं, तो इतने स्ट्रिक्ट लॉ वहाँ पे भी नहीं बनाए जाते। अब तो वहाँ पे फांसी की सज़ा को भी, कैपिटल पनिशमेंट को, जिसको फांसी की सज़ा बोला था, उसको भी ख़त्म करने की बात आ रही है, क्योंकि वो लॉ ऑबिंग पीपल हैं और उनको जो है लॉ का डर की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी इसके विपरीत इंडिया में आए तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पीपल इज़ नॉट लॉ ऑबिंग। यहाँ पीपल जो है, लोग जो हैं, कानून को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें स्ट्रिक्ट लॉ बनाने पड़ते हैं। तो हमें इस कंटेक्स्ट से समाज को भी समझना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हमें तो जब हम जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं तो हमें समाजशास्त्र का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ह्यूमन बीइंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्टडी ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। मानव जो है, समाज जो है, वो सेंट्रल पॉइंट है जब आप जूरिस्प्रूडेंस को समझते हैं तो, बिकॉज बोथ इज क्लोज रिलेशनशिप विद, इन दोनों का बहुत एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जूरिस्प्रूडेंस बीइंग अ लॉ रिलेटेड विद द कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इज अ साइंस ऑफ लॉ, वेयर एज देखिए जूरिस्प्रूडेंस एक ह्यूमन बीइंग को एज लॉ पर्सपेक्टिव से उसको कंट्रोल करता है, कानून से उसको कंट्रोल में करता है। लेकिन सोशोलॉजी जो है दो लोगों के इंटर रिलेशनशिप को, उनके आपसी व्यवहार को, उनके आपसी संबंधों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से जूरिस्प्रूडेंस का वहाँ की सोशोलॉजी के साथ, सोसाइटी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी कानून बनेगा जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू, जो भी कानून बनेगा वो कहाँ पे? सोसाइटी में अप्लाई होगा। द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज लॉ एंड द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन द रेफरेंस लॉ। जूरिस्प्रूडेंस का सेंटर पॉइंट क्या है? लॉ का स्टडी करना,
और इसके लिए आपको सोसाइटी को भी स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ तक आप इस चीज़ को आई थिंक समझ गए होंगे, इतना बहुत है इस एग्जाम्पल को लिखने के लिए। सेकंड, अब यहाँ पे आपके पास आते हैं, अब जूरिस्प्रूडेंस का साइकोलॉजी के साथ रिलेशन, मनोविज्ञान के साथ, हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं मुझे पता है। तो जूरिस्प्रूडेंस का जो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस विद साइकोलॉजी। तो जब आप लॉ को स्टडी कर रहे होते हैं तो लोगों का जो मनोविज्ञान है, उनकी जो सोच है, उसको भी आपको स्टडी करना पड़ता है, तभी आप एक बेटर लॉ बना पाते हैं। क्योंकि लॉ की स्टडी का मतलब ये है कि आप लॉ को समझ रहे हैं, आपको कोई लॉ बनाना है, किसी लोगों पे अप्लाई करना है। तो जब आप कोई लॉ बना रहे हैं तो उसमें आप लोगों की मेंटालिटी को समझना भी जरूरी है। देखिए, पढ़िए इसको, द स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन और मेंटल सॉरी मेंटल फैक्युलिटी बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द साइकोलॉजी। तो लोगों की दिमागी कंडीशन को समझना जो है साइकोलॉजी का मेन सब्जेक्ट मैटर होता है। विषय वस्तु क्या है साइकोलॉजी की, जैसे जूरिस्प्रूडेंस की विषय वस्तु क्या है, कानून को समझना, स्टडी करना। जैसे साइकोलॉजी की जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, लोगों के दिमाग, उसके मेंटल कंडीशन को समझना। द रिलेशनशिप बिटवीन द जूरिस्प्रूडेंस साइकोलॉजी इज़ नेचुरल। तो दोनों का रिलेशन बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि जब आप जूरिस्प्रूडेंस को, जब कानून को समझ रहे हैं तो लोगों के दिमाग को समझना भी जरूरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया, एज ए ह्यूमन माइंड कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर जनरली टेकन इनटू कंसिडरेशन डीलिंग विद द क्राइम। तो जब आप अपराध शास्त्र की बात करते हैं तो उस टाइम पे अपराधी के मेंटल एक्टिविटी को समझना, मेंटल हेल्थ को समझना, दिमागी तौर पर उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोई अपराधी है वो क्राइम क्यों करता है, उसकी उसकी साइकोलॉजी है कि वो क्राइम क्यों करता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, या जो है बेरोज़गार है, या हैबिचुअली जो है, ये सारे क्या हैं, उस इंसान की साइकोलॉजी है। तो जब आप जो है कोई भी लॉ बनाते हैं तो आपको उस ऑफेंडर की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, उसी के बेसिस पे आप लॉ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला हुआ है, साइकोलॉजी आल्सो प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी। तो जब आप क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र को लिखते हैं, पिनोलॉजी को हिंदी में दंड शास्त्र, और क्रिमिनोलॉजी को हिंदी में जो है अपराध शास्त्र बोला जाता है। जब ये कानून है, ये आप पढ़ेंगे आगे, हमारे पास एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने क्रिमिनोलॉजी को और पिनोलॉजी को समझना है। वहाँ पे जब आप उस लॉ को पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड लॉ को पढ़ेंगे, तो साइकोलॉजी का रोल आप सबसे बड़ा देखेंगे। तो क्राइम होता क्यों है, क्रिमिनोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है कि क्राइम क्यों होता है। तो क्राइम को होने, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द क्राइम, क्राइम के कॉज क्या है, पॉवर्टी होता है, इन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर जियोग्राफिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपको लॉ के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ता है, और ये क्या है, मेंटल कंडीशन है। पिनोलॉजी में, अपराध शास्त्र में, आपको दंड शास्त्र में भी देखना पड़ता है कि, और दंड शास्त्र जब आप देखते हैं, द मॉडर्न रेफरेंस ऑफ द टेक्निक ऑफ द पनिशमेंट, दंड शास्त्र में दिखाते कि पनिशमेंट कैसे देनी चाहिए। दंड शास्त्र पिनोलॉजी में आप यही समझते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द पनिशमेंट शुड बी। तो उसमें प्रोबेशन, पैरोल, डिटर्मिनेट ऑफ साइंस, एडोमिनेशन, पार्डन के कंसेप्ट आते हैं कि दंड किस आधार पे दिया जाए। तो वहाँ पे प्रोबेशन भी होता है, जहाँ पे आपको थोड़े टाइम के लिए कोर्ट से रिलीज़ कर दिया जाता है, आपको फर्स्ट अपराध के लिए छोड़ दिया जाता है। पैरोल, आपको अपराध करने के बाद थोड़ा टाइम के लिए छुट्टी दी जाती है, आपको घर भेजा जाता है। एडमोनिशन भी होता है, पार्डन, माफ़ कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि साइकोलॉजी के अंडर आती है। तो जब जूरिस्प्रूडेंस को आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको ह्यूमन मेंटल स्टेटस को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अपराध शास्त्र में, क्रिमिनोलॉजी में और पिनोलॉजी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप यहाँ तक इसको पढ़ सकते हैं। आगे है रिलेशनशिप बिटवीन द जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री। देखिए, कोई भी स्टडी जो है, ये लॉ की स्टडी, जूरिस्प्रूडेंस के बाद में कोई भी स्टडी तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक आप उससे रिलेटेड हिस्ट्री को कवर ना करें। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे जीन बॉर्डन जो है, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी बोला है उन्होंने, विदाउट हिस्ट्री द नॉलेज ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस इज इनकम्प्लीट। हिस्ट्री के बिना जूरिस्प्रूडेंस की कभी भी नॉलेज पूरी नहीं होगी, वो इनकम्प्लीट ही होगी। इतना बड़ा ज़्यादा रोल है हिस्ट्री का। देखिए, अब हिस्ट्री का जूरिस्प्रूडेंस का क्या कनेक्शन है। आज आप जो भी लॉ बना रहे हैं, आप जिन लॉ को स्टडी कर रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस में ही होता है, लॉ की स्टडी होती है, रूल्स और प्रिंसिपल्स को स्टडी किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि आपने वो लॉ बनाने होते हैं।
तो आज आप जो भी लॉ बना रहे हैं उन जैसे जो पास्ट में लॉ थे उनका क्या प्रभाव रहा था, क्या कॉज हुए थे, क्या लोगों के लिए वो लॉ जो है बेनिफिशियल हुए, क्या उस टाइम के लॉ में जो क्रिमिनल लॉ बने थे क्या अपराध कम हुए, उसी को कंक्लूड करके जो है उसका मूल्यांकन करके आप आज के लिए कानून बनाते हैं। तो हिस्ट्री आपको एक क्या देती है, एक सबक देती है, आपको जो है एक एक पाथ देती है, आपको रास्ता देती है कि आज का कानून कैसे होना चाहिए और आप अपनी पुरानी गलतियों से सीख सकें। तो ये हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का जूरिस्प्रूडेंस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जॉन बीडन ने यहाँ पे ये बोला कि विदाउट हिस्ट्री द नॉलेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज इनकम्प्लीट। रिलेशनशिप बिटवीन द जूरिस्प्रूडेंस एंड द हिस्ट्री इज सो क्लोजली दैट ए न्यू सेक्शन ऑफ द स्टडी जूरिस्प्रूडेंस, इतना क्लोज रिलेशनशिप है हिस्ट्री का जूरिस्प्रूडेंस के साथ कि एक नई स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हुई थी जिसको हम हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, जिसको आप आगे पढ़ेंगे जब आप स्कूल स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आप हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ेंगे। हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट ऑफ देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। तो हिस्ट्री आपको क्या दिखाती है, पुरानी जितने भी पुराने इवेंट हुए होते हैं उनको स्टडी करवाता है। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अ सच बैकग्राउंड इन विच द थॉट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस कैन बी इवेल्युएटेड इन बेटर मैनर। हिस्ट्री जो है आपको उस लॉ से रिलेटेड पुरानी बैकग्राउंड को बताती है और उसको एक इवेल्यूएट उसका मूल्यांकन भी करती है। इट इज़ ओनली द हिस्ट्री विच स्पीक्स दैट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन लीगल से, ये हिस्ट्री है जो आज जो लीगल सिस्टम जो आपका डेवलप हुआ है ये ड्यू टू हिस्ट्री हुआ, क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है कि कौन सा लॉ ठीक रहेगा और कौन सा लॉ ठीक नहीं रहेगा। तो जूरिस्प्रूडेंस के विकास में, लॉ के डेवलपमेंट में हिस्ट्री का आई थिंक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हिस्ट्री हमें जो है पास्ट इवेंट को और उसकी इवैल्यूएशन करती है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन द जूरिस्प्रूडेंस एंड फिलॉसफी। फिलॉसफी का भी जूरिस्प्रूडेंस के साथ बहुत रिलेशन। फिलॉसफी में आप जो है किसी भी सब्जेक्ट की एक कंप्लीट स्टडी करते हैं और जूरिस्प्रूडेंस में भी आप किसी सब्जेक्ट की जो है एक कंप्लीट स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप फिलॉसफी होता है, डॉक्टर पीएचडी करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, उसको कंप्लीटली स्टडी करते हैं, उसको हम फिलॉसफी बोलते हैं। तो फिलॉसफी और लॉ relation with the jurisprudence philosophy is form of long time. Jurisprudence is systematic knowledge of law. Sorry, the study certain legal principle and a legal system. Philosophy studies all. Philosophy में आप सब कुछ स्टडी करते हैं। Philosophy commands a philosophical way of the study of legal instruction. तो philosophy जो है आप जब आप लीगल इंस्ट्रक्शंस को लीगल प्रिंसिपल्स को, नॉवेल्स को पढ़ते हैं तो फिलॉसफी के थ्रू आप उसके हर एक एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। मतलब फिलॉसफी आपको लॉ की स्टडी में एक बहुत ज़्यादा जो है वाइड सेंस में ले आती है। आप फिलॉसफी के अंदर आप चीज़ों को कम्प्लीटली पढ़ते हैं, तो जो लॉ भी जब पढ़ते हैं तो आप उसमें भी अपनी चीज़ों को एक कंप्लीट तरीके, हर एक प्रिंसिपल, हर एक इंस्ट्रक्शंस को, हर एक नोवेल को जो है बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं, क्योंकि लॉ का एम क्या होता है, जस्टिस प्रोवाइड करना, और वो तभी मिलता है जब आपको एक उसको डीपर सेंस में जाके उसकी स्टडी करें। तो it tries to reach up the philosophical presumption of legal arrangement and tries to understand and arrange the noble element। देखिए सबसे पहले लॉ में भी आपको हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करना होता है और उसके बाद जो उसके नोबल एलिमेंट्स होते हैं उनको आप उनमें से निकाल के एक बेटर जूरिस्प्रूडेंस कर पाते हैं, एक अच्छी लॉ की स्टडी कर पाते हैं। देखिए जब आप किसी भी चीज़ पे स्टडी स्टार्ट करते हैं तो आप उसके गुड्स एंड बैड्स, मेरिट और डिमेरिट सभी को पढ़ते हैं, फिर उसमें जो अच्छाइयाँ होती हैं वो निकाल लेते हैं। तो फिलॉसफी आपको उन सभी चीज़ों को पढ़ना सिखाती है, आप हर एक चीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो है जो लीगल सेंस में ठीक चीज़ें हैं उनको आप अपना लेते हैं। इसी तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का फिलॉसफी के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब फिफ्थ आपके पास रिलेशन बिटवीन द जूरिस्प्रूडेंस एंड साइंस। इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी डेफिनेशन में आपने यही पढ़ा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक साइंस है। तो जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली मैनर से पढ़ते हैं और एक यूनिवर्सल डेफिनेशन सामने लेके आते हैं, तो लॉ में भी तो यही होता है। तो जूरिस्प्रूडेंस भी अपने का साइंस के साथ बहुत रिलेशन है, क्योंकि आप साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ सब्जेक्ट इन द सिस्टमेटिक एंड सिंथेसिस वे। साइंस में क्या होता है, आप सब्जेक्ट की एक सिस्टमेटिक और सिंथेसिस स्टडी करते हैं एक प्रॉपर वे से, एक मतलब सीक्वल वाइज। हिंदी में हम किसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट आप हिंदी में बुक्स में देख लेना। सिस्टमेटिक और सिंथेसिस स्टडी। हाउ टू मेंटेन लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे लीगल सिस्टम को जो आपका जो प्रशासन है, कानूनी प्रशासन है, उसको चलाया जाता है।
शुड बी डन बाय द विच मीडियम एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट, किस तरीके से वो चलाया जाएगा और उसका रिजल्ट क्या होगा। जब आप इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको सिस्टमेटिकली स्टडी कर रहे हैं। साइंस का यहाँ काम यही होता है। तो लॉ भी जब आप इसी वे से स्टडी कर रहे हैं तो एक अपने आप में वो क्या बन जाती है, साइंस बन जाती है। तो साइंस आपने पहले भी पढ़ी। दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द साइंस एंड द सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूट रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस एंड साइंस का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि चीज़ों को सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ा जाता है। और लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो आप लीगल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसको कैसे दिया जाना चाहिए, उसका मीडियम क्या होना चाहिए और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये आप लॉ को साइंस की स्टडी में जूरिस्प्रूडेंस को बाय द वे ऑफ साइंस आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस का साइंस का रिलेशन बन जाता है। इस तरीके से जूरिस्प्रूडेंस का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, हिस्ट्री के साथ, फिलॉसफी का, साइंस के साथ। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। जूरिस्प्रूडेंस का बाकी सोशल साइंस के साथ कंजक्शन है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस को आप इन सोशल साइंसेस को अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो जब आप कानून की स्टडी करते हैं तो आपको इन सोशल साइंसेस को का भी अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको सोशोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ द सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड एज वेल एज साइंस का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तभी जूरिस्प्रूडेंस की एक अच्छी स्टडी हो सकती है। और इसी तरह जो है दोनों का रिलेशन भी यहाँ पे बनता है। थैंक यू सो मच।